नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बोलपुर और रानाघाट में रैली कर टीएमसी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बंगाल में बदलाव का मन, लोग गुंडा तंत्र का लोकतंत्र से देंगे जवाब। बिहार की जनसभा में अमित शाह ने कांग्रेस पर आफ्सपा को कमजोर करने की कोशिश का लगाया आरोप। बीएसपी प्रमुख मायावती ने न्याय योजना को बताया जुमलेबाजी। कांग्रेस पर लगाया बीएसपी और सपा गठबंधन को रोकने का आरोप। हरदोई रैली में अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी खो चुकी है जनता का भरोसा। कानपुर में राहुल गांधी ने किसानों और युवाओं का भला करने का किया दावा। %50 ईवीएम वीवीपैट के मिलान को लेकर 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में की समीक्षा। याचिका दायर। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशाना। कहा, हार के डर से विपक्षी दलों में हताशा। पुलवामा हमले के बाद जैश ए मोहम्मद टॉप कमांडर समेत 41 आतंकवादी ढेर। 2018 में जम्मू कश्मीर में मारे गए 272 आतंकी। बीते साल घाटी में पत्थरबाजी, झड़प और युवाओं के गुमराह होने की घटनाओं में भी आई कमी। सेना ने कहा, आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की पूरी ताकत से अभियान रहेगा जारी। और आतंकी हमले को रोकने में नाकाम रहने पर श्रीलंका के राष्ट्रपति ने रक्षा सचिव, पुलिस प्रमुख से मांगा इस्तीफा। धमाके में शामिल 9 आत्मघाती हमलावरों में 8 की पहचान। रविवार को हुए धमाकों में 359 लोगों की हुई है मौत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खात्मे में बड़ी कामयाबी मिली है। 2018 में 272 आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि घाटी में आतंकी गुटों की भर्ती में स्थानीय युवकों की संख्या में कमी आई है। वहीं पिछले साल पत्थरबाजी और सुरक्षा बलों के साथ झड़प की घटनाओं में गिरावट दर्ज की गई है। Recruitment of local youth dipped down. It continues to be low. That's again a very healthy sign. 272 militants were neutralized in the state during the year 2018 and a large number of them were apprehended. Stone pelting and law and order engagements came down to a drastic level. Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Tauba commanders and operators, their number during the last year and the current years is 46. 15 कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग KJS ढिल्लन ने कहा कि इस साल जनवरी से अब तक 69 आतंकियों को मार गिराया गया है और 12 को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलवामा हमले के बाद से अब तक 41 आतंकियों को एनकाउंटर में मारा गया है और इनमें 25 आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सदस्य और 13 पाकिस्तानी आतंकी थे। सेना का कहना है कि राज्य में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना और पुलिस अपनी पूरी ताकत और क्षमता के साथ राज्य से आतंक को खत्म करने में जुटी है। बॉर्डर पर घुसपैठियों पर भी पैनी नजर सेना बनाए हुए है। This year, total of 69 terrorists have been killed, 12 apprehended. Post Pulwama, 41 terrorists have been killed, and out of them 25 belong to Jaish-e-Mohammed. And out of the 25, 13 were the foreign terrorists, Pakistanis, and 13 were category A+ and above. So basically, we have targeted the Jaish-e-Mohammed leadership. The situation now is there is no one coming forward to take on the leadership of Jaish-e-Mohammed in the valley. We have the details, we have the exact details as to how many local terrorists and how many foreign terrorists, but we would not like to share those details in this meeting at this juncture. But notwithstanding, anyone who picks up a gun
will be eliminated. और आई खबरों में रुक कर लेते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों का। लोकसभा चुनाव के बाकी 4 दौर के लिए चुनाव प्रचार में तेजी देखने को मिल रही है। राजनीतिक दलों के नेता देश भर में जनसभा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के लोहरदगा और पश्चिम बंगाल के बोलपुर और रानाघाट में जनसभाएं की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुंगेर, बेगूसराय और उजियारपुर में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा की। और उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी फतेहपुर और महोबा में प्रचार किया। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उमा भारती, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी कई जगहों पर चुनाव प्रचार किया। तीसरे चरण के मतदान के खत्म होने के साथ ही लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बोलपुर और रानाघाट में चुनावी रैली को संबोधित किया। बोलपुर रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में 3 चरणों के मतदान के बाद साफ है कि यहां बदलाव की बयार है और सिंडिकेट का सिंहासन डोल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी सरकार बीजेपी के लिए जितनी मुसीबतें खड़ी करेगी उतनी ही ज्यादा ताकत से कमल खिलने वाला है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खात्मे और बंगाल के विकास के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा। दीदी को समझ आ गया है, वो जितने मुसीबतें पैदा करेगी उतनी ताकत से कमल ज्यादा खिलने वाला है। जब सिंहासन हिल रहा है तो दीदी और उनके गुंडे बौखला भी रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, मैं यहां के लोकतंत्र प्रेमी सभी मतदाताओं को, नागरिकों को कहूंगा कि आप पूरी मजबूती से डटे रहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के लोहरदगा में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि 3 चरण के मतदान के बाद 300 सीटों पर वोट पड़ने के बाद अब विरोधियों के लिए खुले रूप से पराजय स्वीकार करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि देश में नक्सल पीड़ित जिलों की संख्या में बहुत कमी आई है। झारखंड में 29 अप्रैल को चौथे चरण में 3 सीटों पर मतदान होना है। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहे। उन्होंने बेगूसराय और मुंगेर में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार, सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है वो अगले 5 साल में बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि महामिलावट के नेता कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को सुरक्षा बलों के खिलाफ बताया। मैं 133 योजनाएं पढ़ता हूं, मगर मुंगेर वाले बड़े चतुर होते हैं भैया, कम बोले में समझ जाते हैं। तो आपको लगे नरेंद्र मोदी सरकार ठीक काम कर रही है, उस वक्त मैं लिस्ट पढ़ता हूं, तब ताली बजाकर रोक देना। पढ़ू जोर से, पढ़ो तो ध्यान से सुनना। प्रधानमंत्री आवास योजना, आदर्श ग्राम योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना। अरे यार अभी हुए 10 में ताली बजा दिया। ये राहुल बाबा को मालूम नहीं है, ऐसी 133 योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार ने चलाई है। 133। और मित्रों, ये नीतीश कुमार, सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है ना, ये जोड़ी अगले 5 साल में बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे।
और उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। कानपुर और लखीमपुर खीरी में उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर किसानों, गरीबों और युवाओं के लिए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में उनकी सरकार आने पर साल में आम बजट और किसान बजट अलग अलग पेश किए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही किसानों और बेरोजगार युवकों का भला कर सकती है। इस मौके पर उन्होंने न्याय योजना के बारे में भी बात की। 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान की सरकार साल के 72,000 रुपए दे सकती है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। फतेहपुर में उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए जनता और नेताओं के बीच की दूरी खत्म करने पर जोर दिया। लोकतंत्र का क्या मतलब है कि जनता की ताकत, जनता की शक्ति से बढ़कर इस देश में कुछ नहीं है। इसीलिए आप सबको वोट है मिलता है। जो वोट है सबसे बड़ी ताकत है आपकी। आपका अधिकार भी है, लेकिन आपका हथियार भी है। आप इस हथियार को सोच समझ के इस्तेमाल करिए इसे। उधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज हरदोई और कानपुर में रैलियां की। हरदोई में अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में सबसे पहले समर्थकों को धन्यवाद दिया और कहा कि इतनी गर्मी और भरी दोपहरी में आप लोग यहां आए, ये बड़ी बात है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की और गठबंधन प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। सवाल है इस बात का, चुनाव इस बात का है कि हमारा देश बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में भरोसा खत्म कर दिया है। जहां भरोसा खत्म कर दिया, हम एक दूसरे के बीच में बांटने का काम किया भाजपा ने। इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में चुनावी रैली में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कांग्रेस की न्याय योजना को जुमलेबाजी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के साथ कांग्रेस भी बसपा और सपा को रोकने के लिए एक हो गई। वो गठबंधन को सत्ता में नहीं देखना चाहती है। और इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के चंदौली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष और चंदौली लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार महेंद्र नाथ पांडे के समर्थन में जनसभा की और कहा कि बीजेपी सरकार में विकास के लिए किसी व्यक्ति का मत, जाति, धर्म और मजहब नहीं देखा गया है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के लक्ष्यों से काम कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को देने की कार्रवाई आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। पहले वर्ष में 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया। दूसरे वर्ष में हम लोगों ने 52 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया और इस बार 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं क्रय का लक्ष्य किया है। आप चुनाव में व्यस्त होंगे, लेकिन चुनाव के बाद भी लगभग 1.5 महीने तक गेहूं क्रय की व्यवस्था करेंगे। जब तक हर किसान का गेहूं क्रय नहीं कर लेंगे और 1860 रुपए प्रति क्विंटल किसान के खाते में नहीं दे देंगे, तब तक प्रदेश की सरकार चैन से नहीं बैठेगी। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। उधर वाराणसी में नामांकन से पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित रोड शो में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। रोड शो को कामयाब बनाने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। लंका चौराहे के 3 किलोमीटर के रोड शो 80 सोनारपुरा होते हुए दशाश्वमेध घाट तक जाएगा। और किस तरह की तैयारियां हैं, ये समझने के लिए आइए रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा वाराणसी में मौजूद हैं। समझना चाहेंगे सर आपसे, वाराणसी में कल होने वाले प्रधानमंत्री के रोड शो का क्या समय है और तैयारियां, क्योंकि खबर आ रही है कि तमाम बड़े और केंद्रीय मंत्री भी पहुंचने वाले हैं रोड शो के लिए। देखिए, बनारस पूरी तरीके से तैयार है।
और करीब 4 किलोमीटर का रोड शो 3 घंटे में सफर करने की तैयारी है। जैसा आपने बताया, यहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पे फूल माला अर्पण करने के बाद लंका चौराहा जाएंगे, लंका के बाद 80 चौराहा जाएंगे, 80 चौराहा के बाद मदनपुरा, सोनारपुरा और सोनारपुरा के बाद गोदालिया चौराहा पे वो अपने यात्रा को समाप्त करेंगे, जिसके बाद दशाश्वमेध घाट पर जाके वो गंगा आरती में भाग लेंगे। जहां तक बात रही सुरक्षा व्यवस्था की, तो करीब 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, 15 आईपीएस ऑफिसर तैनात किए गए हैं, 2 यहाँ पे डीएम और कमिश्नर को तैनात किया गया है और इस तरह की व्यवस्था की गई है कि कहीं पे भी कोई सुरक्षा की ऐसी स्थिति न हो जिसको लेकर परेशानी हो। जो लोग छत पे रहेंगे उनसे विशेष रूप से अनुरोध किया गया है कि वो लाठी डंडा लेके ऊपर न चढ़े, कोई पत्थर लेके न चढ़े और प्रधानमंत्री जब रोड शो करेंगे तो उनका अभिवादन करें, फूल फेंकने की आज़ादी होगी, माला पहनाने की आज़ादी होगी, वो भी दूर से होगी। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है और बनारस को पूरी तरह से सजा दिया गया है। जी बिल्कुल। और क्या कुछ कार्यक्रम होगा? आपने रूट पूरा बता दिया, लेकिन किन बड़े नेताओं के शामिल होने की खबरें आ रही हैं? क्या अभी से लोगों का वाराणसी पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है? देखिए, जो खबर मिली है मुझे सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय से, उसमें ये कहा जा रहा है कि अमित शाह भी आएंगे यहाँ पे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होंगे, लेकिन नॉमिनेशन में कुछ लोग होंगे और कुछ लोग रोड शो में होंगे। काफ़ी लोगों की बात की जा रही है कि कैबिनेट मंत्री भी होंगे और नॉमिनेशन में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जहाँ पे भाजपा शासित सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री उसमें आएंगे। और बात रही कि कितने देर का, तो 3 बजे के करीब कार्यक्रम इनका शुरू होगा और 7 बजे के करीब ये जाएंगे जहाँ पे दशाश्वमेध घाट पे, वहाँ पे गंगा आरती में ये भाग लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम हमें बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद भी लौटेंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश की लोकप्रिय हस्तियों के बारे में जानने की हर किसी को दिलचस्पी रहती है। इन हस्तियों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में गरमाए सियासी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अनोखा इंटरव्यू दिया है। अभिनेता अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक गैर राजनीतिक इंटरव्यू लिया है। इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विपक्षियों से जुड़ी बेहद निजी बातें और रिश्तों के बारे में भी बात की। स्ट्रीक अलग चीज़ है। मैं स्ट्रीक हूँ, डिसिप्लिन हूँ, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखा करके, अपमानित करके काम नहीं करता। मैं उसको प्रेरित करता हूँ। कभी कोई चीज़ है तो मैं खुद हेल्पिंग हैंड के रूप में खड़ा हो जाता हूँ। मान लीजिए कोई ड्राफ्ट लेकर के आया, तो एक तो तरीका होता है, भाई क्या ले आए हो। दूसरा होता है, वाह ऐसा करें ना, ये अपन करें तो कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है ये करे तो कैसा होगा। तो क्या होता है, मेरी 10 मिनट पहले ही इन्वेस्ट हो जाती है, लेकिन वो मुझे समझ पाता है। तो अगली बार जब वो आता है तो मुझे मेरा समय ही नहीं जाता, वो मेरी कल्पना के अनुसार चीज़ लेकर के आ जाता है। तो एक प्रकार से मैं कोई लेके आता है तो उसमें से सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ, और मैं अपनी टीम बनाता चल जाता हूँ। तो मेरे प्रेशर हैं, स्ट्रेस हैं, वो नीचे 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 डिवाइड होते चले जाते हैं।
ओके। तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो मतलब आपको इतना गुस्सा नहीं आता? मैं अंदर तो होता होगा, मैं व्यक्त तो करने से अपने आप को बहुत रोक लेते हो। बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग, साल में 1-2 बार साथ खाना भी खाते हैं। अच्छा। हाँ, अब मैं खैर वो फॉर्मल होता है, क्योंकि हम तो कैमरा में देखते हैं, हम तो मीडिया के साथ मीडिया जो दिखाती है हम तो वही देखते हैं, हमको तो पता ही नहीं होता। बहुत पहले की बात है, तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, नहीं किसी काम से मैं शायद पार्लियामेंट गया था और गुलाम नबी आज़ाद और मैं बड़े दोस्ताना अंदाज में गप्पे मार रहे थे। फिर हम बाहर निकलते तो मीडिया वालों ने पूछा, कह रहे यार आप लोग इतने पक्के दोस्त मारते हो, फिर तुम तो बोले RSS वाले हो, गुलाम नबी से तुम्हारी दोस्ती कैसे है? हाँ। तो फिर गुलाम नबी ने अच्छा जवाब दिया। हम दोनों खड़े थे, बोला देखो भाई बाहर जो आप लोग सोचते हो ऐसा नहीं है, शायद एक फैमिली के रूप में हम लोग जितने जुड़े हुए हैं सभी दल के लोग, हाँ। वो शायद बाहर कल्पना नहीं कर सकते। आपको हैरानी होगी, और वैसे मैं ये बोलूँगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है लेकिन ये ममता दीदी साल में आज भी मुझे 1-2 कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है। उधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में 21 विपक्षी दलों ने बुधवार को ईवीएम वीवीपैट मिलान को 50% करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को समीक्षा याचिका दायर की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम और वीवीपैट के मिलान का दायरा बढ़ाने के लिए कहा था। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया था कि लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभाओं के 5 बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाए। ईवीएम वीवीपैट मिलान को लेकर हुई विपक्षी दलों ने इस मामले को फिर से सुप्रीम कोर्ट लेकर जाने की बात कही थी। इधर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज तिरुपति में वेंकटेश्वरा वेटरिनरी यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि को लाभकारी और सतत बनाने के लिए और भी कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी सभ्यता हैं जो प्राचीन काल से ही जानवरों को पवित्र प्राणी मानते थे। सभी जीवन रूपों के लिए सम्मान हमारी संस्कृति की एक पहचान है। उपराष्ट्रपति ने युवाओं के लिए कृषि को आकर्षक करियर बनाने पर जोर दिया है। You have indeed chosen a noble profession. Veterinary science is a multidisciplinary subject which includes research on diagnosis, control, prevention and treatment of animal diseases and also deals with basic zoology, welfare and care of animals. It should be noted that all activities of animal sciences affect human health either directly or indirectly. Veterinary science at a fundamental level is human health activity only. भारत में ह्यूमन कैंसर आम बात है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैंसर अब पशुओं और जंगली पशुओं में भी तेजी से फैल रहा है। तिरुपति स्थित श्री वेंकटेश्वर वेटरनिटी यूनिवर्सिटी के पशुओं में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के कैंसर पर तेजी से काम हो रहा है। यहाँ का कैंसर म्यूजियम देश में अपनी तरह का पहला वेटनरी कैंसर म्यूजियम है। देखिए राज्यसभा की ये खास रिपोर्ट। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर वेटरनिटी यूनिवर्सिटी का कैंसर म्यूजियम देश का पहला ऐसा म्यूजियम है जहां पशुओं में पाए जाने वाले कैंसर को लेकर कई शोध हो रहे हैं। इस म्यूजियम में कैंसर से जुड़े करीब 500 से ज्यादा नमूनों को रखा गया है, जिनमें मेलानोमा, हॉर्न कैंसर, एडिनोकार्सिनोमा, लिम्फोसार्कोमा और पशुओं से जुड़ी कई बीमारियों के नमूनों को रखा गया है। पशुओं और जंगली पशुओं में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से जुड़े नमूनों के जरिए कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। This is one of the best museum among the different veterinary university, and we are having a good number of collection of specimens, including rare specimens, more than 600, and including wild animals also. We are getting good number of postmortem cases of the wild animals. We are collecting the specimens. This is more useful for the education purpose. Our students are utilizing this facility, and surprisingly,
all world wild animals, more than 75%, 80%, they are positive for the different cancer conditions. पशुओं में पाई जाने वाली अलग अलग तरह की बीमारियों, पैरासिटिक डिजीज, पैथोलॉजिकल कंडीशंस, पोल्ट्री डिजीज और कैंसर से जुड़े नमूने शोध और छात्रों के लिए काफी कारगर साबित हो रहे हैं। इस म्यूजियम में चिकित्सा के इतिहास से जुड़े कई महत्वपूर्ण शोधों और उपलब्धियों को भी छात्रों के लिए रखा गया है। And these specimens are very, very useful for teaching purpose. And many other college students, they visited and they praised our museum. They said this is one of the best museum in the country. And in this college, other departments are also utilizing the facilities of this म्यूजियम। पशुओं से जुड़े कई तरह के कैंसर और बीमारियों के नमूनों को यहाँ 1960 से ही सुरक्षित रखा जा रहा है। देश और विदेश में वेटरनरी साइंस और मेडिकल से जुड़े छात्र इस म्यूजियम की सुविधाओं और रिसर्च से लाभ उठा रहे हैं। तिरुपति से राजकमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ कथित आरोप और वकील उत्सव बैस के दावे के मामले की सुनवाई आज जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने की। बेंच ने आईबी चीफ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और सीबीआई डायरेक्टर को अपने चैम्बर में बुलाकर मामले पर विचार किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ये कोई जांच नहीं है, हम केवल हर पहलू पर विचार कर रहे हैं। सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ साजिश के अपने दावों पर वकील उत्सव बैस कोर्ट में रिपोर्ट जमा कर चुके हैं। कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में दायर वकील की उस रिपोर्ट पर गौर किया। वकील बैस इस संबंध में कल एक और हलफनामा दाखिल करेंगे। मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई कल गुरुवार को करेगा और जस्टिस अरुण मिश्रा के इस बेंच में जस्टिस आरएफ नरीमन और दीपक गुप्ता भी शामिल हैं। आतंकी हमले को रोकने में नाकाम रहने पर श्रीलंका के राष्ट्रपति ने रक्षा सचिव, पुलिस प्रमुख से इस्तीफा देने को कहा है। श्रीलंका में रविवार के आतंकी हमले में 9 आत्मघाती हमलावर शामिल थे। श्रीलंका सरकार ने कहा है कि 8 हमलावर पहचाने जा चुके हैं। अभी तक 60 संदिग्ध लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं और 32 से खुफिया पुलिस की हिरासत में पूछताछ चल रही है। इन हमलों में मरने वालों की संख्या 359 हो गई है। इनमें 10 भारतीय समेत 39 विदेशी थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।